क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात में कोई ऐसी शय, कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो सकती है, जो इतनी भारी हो कि वो बिलियंस ऑफ स्टार्स का वज़न रखती हो, मास रखती हो? कोई ऐसी क़ुव्वत जिसकी कशिश शकल इतनी ताकतवर हो कि रोशनी भी उसके पंजे से आज़ाद ना हो सके। ये है ब्लैक होल, ख़ला का वो देव हैकल जो हमें याद दिलाता है कि कायनात के कवानीन हमारी समझ से कहीं ज़्यादा गहरे हैं। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे ही दरियाफ्त की तरफ जिसने माहिरीन फल्कियात को भी हैरान कर दिया। एक ऐसा अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जो अब तक सबसे बड़ा ब्लैक होल गर्दाना जा सकता है। लेकिन ये ब्लैक होल छुपा हुआ था कॉस्मिक हॉर्सशू गैलेक्सी के दिल में। ये कहकशां ज़मीन से तकरीबन 5 अरब नूरी साल के फासले पर मौजूद है। 5 अरब नूरी साल का मतलब ये है कि आज हम जो रोशनी इससे आती हुई देख रहे हैं वो तब निकल चुकी थी इसके पास से जब ज़मीन पर पहली पेचीदा कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म भी नहीं बनी थी। इतनी पुरानी रोशनी को आज हम देख रहे हैं। इसका नाम है कॉस्मिक हॉर्सशू। इसके अनोखे नूरी दायरे पर रखा गया ये नाम, जो बिल्कुल घोड़े की नाल की शक्ल रखता है, बहुत ज़्यादा अहम है। ये दरअसल एक आइंस्टाइन रिंग है, वो कायनाती ऐनक जो इस वक्त बनती है जब एक भारी कहकशां अपनी कशिश शकल से पीछे मौजूद कहकशां की रोशनी को मोड़ देती है। पिछली कहकशां यहाँ पर है और अगली कहकशां यहाँ पर है, तो इससे आने वाली रोशनी, ये कहकशां, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे मोड़ देती है और हमें एक डिस्टॉर्टेड इमेज मिलता है जो कि आगे आपको नज़र भी आएगा। ये वही नज़रिया है जिसे आइंस्टाइन ने आम अज़ाफियत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बयान किया। इस दरियाफ्त की क़यादत ब्राज़ील के मुहक्किक कार्लोस मेलो ने की और इनकी टीम ने यह हैरानकुन डिस्कवरी की कि ये ब्लैक होल खामोश है। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। डॉर्मेंट ब्लैक होल या खामोश ब्लैक होल ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो कि रोज़े पर हों। वो किसी किस्म का मादा इनटेक नहीं करते, निगल नहीं रहे और इसी वजह से वो रोशनी निकाल भी नहीं रहे। उनसे कोई भी रेडिएशन हम तक पहुँचती नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, ये ख़ला के अंधेरे में छुपे होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं। तो फिर साइंसदानों ने इन्हें पहचाना कैसे? उन्होंने 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। पहली टेक्निक थी ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यानी कशिश शकल किस तरह पीछे की रोशनी को मोड़ती है और एक गैलेक्सी की से आने वाली रोशनी किस तरीके से दूसरी गैलेक्सी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से बदलती है। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर कोई मैसिव चीज़ है जो कि पीछे से आने वाली गैलेक्सी की रोशनी को बदल रही है, उसको बेंड कर रही है। अब वो चीज़ क्या हो सकती है? क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही, तो हमें शक हुआ कि ये ब्लैक होल हो सकता है। इसे फर्दर देखने के लिए, इसे मज़ीद जांचने के लिए दूसरी जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया उसे स्टेलर डायनामिक्स कहते हैं, यानी कहकशां के सितारे किस रफ्तार से हरकत कर रहे हैं। जब हमने देखा कि कहकशां के सितारे इस ब्लैक होल के गिर्द बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और हमारे पास जो डेटा हुआ उसमें इंकशाफ हुआ कि ये ब्लैक होल सितारों को तकरीबन 400 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से घुमा रहा है अपने गिर्द, तो ये एक गैर मामूली रफ्तार थी जो कि ख़ला में सितारों को मिल रही थी। आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही थी? मुआवजा करने में पता चला कि ये एनर्जी एक ब्लैक होल से ही आ सकती है। अगर मुआवजा करें तो हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे के दरमियान में मौजूद ब्लैक होल, जिसे सजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है, उसका वज़न सिर्फ 40 लाख सोलर मैसेस के बराबर है। 40 लाख सूरज या सन अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो उतना वज़न है। लेकिन जब हम इस ब्लैक होल की बात करते हैं तो ये 36 अरब, कुछ जगहों पर 35 अरब लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर 36 अरब सोलर मैसेस के बराबर है। मतलब ये है कि नया ब्लैक होल 10,000 गुना ज़्यादा भारी है हमारी गैलेक्सी से, मिल्की वे से। ये कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल्स में शामिल हो सकता है और ये भी इम्कान है कि ये नंबर 1 हो। माहिरीन का मानना है कि कहकशां और ब्लैक होल का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे एक दरख्त का और जड़ का। जो दरख्त बड़ा होता रहता है, इस तरह उसकी जड़ गहरी और मजबूत होती है। जब कहकशां बढ़ती है, एक्सपैंड करती है, तो अपने मरकज़ में मौजूद ब्लैक होल को ज़्यादा मादा फ्राहम करती है। इस अमल के दौरान बाज़ औक़ात ब्लैक होल इतनी तवानाई खारिज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मादा मैस इनटेक कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी रेडिएशन और इतनी तवानाई खारिज करते हैं कि नए सितारों की पैदाइश करीब करीब रुक जाती है। इस हालत को क्वेज़र कहा जाता है।
کوئزر کائنات کے سب سے روشن اجرام ہوتے ہیں، روشن چیزیں ہوتی ہیں، ان سے اتنی زیادہ روشنی آتی ہے جو کہ سورج سے اربوں گنا زیادہ ہو سکتی ہے، اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری ملکی وے گلیکسی ماضی میں ایک کوئزار تھی، اور سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ جب تقریباً 4.5 ارب سال بعد یہ قریب کی گلیکسی جسے اینڈرومیڈا کہتے ہیں اس کے ساتھ ٹکرائے گی، تو اس کے بعد ان دونوں کہکشاؤں کے ٹکرانے سے دوبارہ کوئزارز بنیں گے۔ کاسمک ہارشو کہکشاں کو ماہرین فوسل گروپ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرحلہ ہے جب ایک بڑی کہکشاں اپنے ارد گرد موجود تمام چھوٹی کہکشاں کو ہضم کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے، اور پھر وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ انہی عمل کے دوران مختلف بلیک ہول آپس میں ضم ہو کر ایک بڑا بلیک ہول بنا چکے ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دریافت اصل میں ایک خوشگوار اتفاق ہے، کیونکہ سائنسدان بلیک ہول کو تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ سائنسدان تو ریسرچ کر رہے تھے ڈارک میٹر کی تقسیم پر، اس کو مطالعہ کر رہے تھے، اس کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے، لیکن ڈیٹے میں انہیں کشش ثقل کی ویریشنز، اس کی جو ڈیٹا تھا کشش ثقل کا گریویٹیشنل ڈیٹا جو ان کے پاس آیا، اس میں انہیں بہت زیادہ ویریشن نظر آئی۔ اس سے جب انہوں نے جانچا تو پتہ چلا کہ گریویٹیشنل لینزنگ سے کہیں زیادہ طاقتور کشش ثقل موجود ہے۔ گریویٹیشنل لینزنگ کہکشاؤں سے ہوتی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ طاقتور ڈیٹا موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑا بلیک ہول ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ طریقہ کامیاب ہو گیا تو سائنسدانوں نے یورپین اسپیس ایجنسی یوکلڈ ٹیلیسکوپ کی مدد سے ایسے بلیک ہولز تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جو کہ بالکل اس جیسے ہوں۔ اس سے یہ سمجھنے میں بھی مدد ملے گی کہ بلیک ہول کس طرح کہکشاؤں کے ارتقاء کو کنٹرول کرتے ہیں، ستاروں کی پیدائش کو بھی روکتے ہیں۔ اور یہ دریافت ہمیں ایک بڑے سوال کے قریب لے جاتی ہے کہ کیا بلیک ہول کے سائز کی کوئی حد ہے؟ کیا کائناتی دیو دراصل کہکشاؤں کی زندگی کا آخری باب ہے، یا پھر یہ صرف کائنات کے ارتقاء کا ایک مرحلہ ہے جس کے بعد بھی کہانی آگے بڑھتی رہتی ہے؟ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ یہ بلیک ہول خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی میں اربوں سال کی داستان چھپی ہوئی ہے، کہکشاؤں کے ملاپ، کشش ثقل کی طاقت اور کائنات کے ارتقائی سفر کی داستان۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خلا میں سب سے بڑی قوتیں اکثر سب سے زیادہ خاموش رہتی ہیں۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے۔